नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। चीनी विस्तारवाद का नया हथियार। चीन अपनी मुद्रा युआन को डॉलर का विकल्प बनाने में लगा हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो उस पर किसी भी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध बेअसर होंगे। यह एक बहुत बड़ा खतरा होगा। कूटनीति में जितना महत्व बात का होता है, उतना ही उस स्थान और प्रसंग का भी जहां वह कही जाती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हालिया चीन यात्रा से लौटते समय यूरोपीय अखबारों को दिए इंटरव्यू में ये जो कहा कि यूरोप को स्वयं से ये पूछना होगा कि क्या ताइवान के संकट का गहराना हमारे हित में है। नहीं, सबसे बुरा यह सोचना होगा कि हम यूरोप वाले इस मुद्दे पर पिछलग्गू बन जाएं और अमेरिका के एजेंडे और चीन के अनावश्यक प्रतिक्रिया के इशारों पर चलें। सैद्धांतिक रूप से देखें तो मैक्रों ने कुछ गलत नहीं कहा। भारत भी सदैव गुटनिरपेक्षता की राह का अनुगामी रहा है। हाल के वर्षों में चीन, रूस और अब खाड़ी के देश भी बहुधुरीय दुनिया की बात करने लगे हैं। फ्रांस लंबे समय से यूरोप की एक स्वायत्ता नीति यानी विदेश नीति की बात करता रहा है। पिछली सदी के 7वें दशक में शीत युद्ध के दौरान साल डेगाल ने अमेरिकी खेमे की परवाह न करते हुए माओ के चीन को मान्यता दे दी थी। हालांकि शी चिनफिंग का चीन माओ का चीन नहीं है। वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भी है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। उसे वह सहारक शास्त्रास्त्रों से लैस कर शक्तिशाली बनाने और चारों तरफ पांव पसारने की योजनाओं में लगा हुआ है। उसने भारत में अक्साई चीन पठार छीन रखा है और पाकिस्तान से कराकोरम पट्टी ले रखी है, जिस पर कराकोरम हाईवे बना लिया है। अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत बताकर उस पर अपना हक जताता रहता है। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक की सीमा के अतिक्रमण और असैन्य बफर क्षेत्र को हड़पने की ताक में भी लगा रहता है। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित म्यांमार के कोको द्वीप पर चीन का टोही अड्डा बनाने की भी खबरें हैं। संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण के फैसले को ताक पर रखते हुए उसने दक्षिण चीन सागर के सेपरेटली द्वीप समूह को फिलीपींस और वियतनाम से छीनकर वहां अपने अड्डे भी बना लिए हैं। पिछले 75 वर्षों से उसने ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को रोक रखा है और उसे अपना प्रांत बताकर हड़पने को बेताब है। ऐसी घड़ी में जब ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग वैन और अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर केविन मकार्थी की भेंट से नाराज होकर चीन ताइवान को समुद्री नाकेबंदी का युद्धाभ्यास कर रहा था, तब मैक्रो का यह कहना कि ऐसे संकटों में उलझना जो हमारे नहीं है, यूरोप के लिए फंदे में फंसने जैसा होगा। उनके ही मित्र देशों की को कतई रास नहीं आया। पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविएत्स्की ने चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ पश्चिमी नेता हर किसी के साथ सहयोग के सपने देखते हैं, रूस हो या सुदूर पूर्व की ताकतें, जबकि हकीकत यह है कि यूरोपीय सुरक्षा की असली आधारशिला उसका अमेरिका के साथ गठबंधन है। यह भी एक तथ्य है कि तानाशाहों के इरादे बदलने के लिए उनकी मांगे मान लेने की गलती करते हुए यूरोप के नेताओं को 95 वर्ष यानी 95 साल बीत चुके हैं। 1938 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलिन ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के जर्मन आबादी वाले इलाके देकर उसके इरादे बदलने की कोशिश की। हाल में जॉर्जिया और यूक्रेन के प्रांतों पर रूसी कब्जे के बाद यूरोपीय देशों ने 1008 और 2015 के शांति समझौतों से पुतिन के इरादे बदलने का प्रयास किया। अब मैक्रो अपनी सामरिक स्वायत्तता के जरिए चिनफिंग को संकेत देना चाहते हैं कि ताइवान के संकट को वह यूरोप का संकट नहीं मानते और इसमें वे अमेरिका के साथ नहीं हैं। उन्हें लगता है कि शायद इससे आश्वस्त होकर चिनफिंग पुतिन पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे और ताइवान को घेरना बंद कर देंगे। वही इतिहास का अनुभव बताता है कि विस्तारवादी इरादों को समावेत स्वर में बोले बिना नहीं रोका जा सकता। उधर मैक्रो के सामरिक स्वायत्तता के बयानों पर अमेरिका ने आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरह ताइवान की संप्रभुता संकट मैक्रो और उनके यूरोप को दूर की लड़ाई लगता है,
जिसमें अमेरिका का साथ देना, उसका पिछलग्गू बनना है। तो यदि अमेरिका को भी यूक्रेन के अस्तित्व का संकट या यूरोप के किसी और देश का संकट दूर की लड़ाई लगने लगे तो क्या होगा? पुतिन के रूस की तरह बेलगाम हुए परमाणु और वीटो शक्ति संपन्न देश पर अंकुश लगाने का दुनिया के पास आर्थिक प्रतिबंध के रूप में एक हथियार बचा था। वह रूस के विरुद्ध पूरी तरह कारगर नहीं रहा, जबकि क्योंकि रूस के पास ऊर्जा और अनाज जैसी कुछ चीजें थी जिनके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता था। साथ ही चीन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस के साथ मिलकर अपना गठजोड़ मजबूत किया, जिससे अमेरिकी खेमे का मुकाबला किया जा सके। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों को भी इस खेमे में शामिल किया जा रहा है। वैसे चीन का तुरुप का पत्ता अपनी मुद्रा युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में खड़ा करना है। उसने रूस, खाड़ी देशों और ब्राजील को युआन में व्यापार करने के लिए राजी भी कर लिया। युआन अंतर्राष्ट्रीय साख वाली इन मुद्राओं में भी शामिल है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिजर्व संपत्ति रखी जाती है। युआन के व्यापार की मुद्रा बनने से चीन को असली लाभ यह होगा कि उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना लगभग असंभव हो जाएगा। चीनी भविष्य में यदि चीन ने ताइवान पर हमला करना या भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की तो परमाणु और वीटो शक्ति होने के कारण उस पर न कूटनीति चलेगी, न सैन्य शक्ति और न ही आर्थिक प्रतिबंध कारगर होंगे। गनीमत है कि युआन को डॉलर और यूरी जैसी साख हासिल करने में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आज तक चीन जैसी किसी अपारदर्शी कड़े पूंजी नियंत्रण वाली तानाशाही अर्थव्यवस्था की मुद्रा की साख डॉलर और यूरो जैसी नहीं बन पाई है। चीन में बड़े बड़े पूंजीपति और उनकी पूंजी रातों रात गायब हो जाना आम बात है, जिसके चलते युआन का डॉलर का विकल्प बनना अभी तो संभव नहीं लगता। लेकिन यदि संभव हो जाता है तो वह भारत के हित में बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।